हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। सो गाइस, प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर और रेसिस्टेंस देखे थे और देखे थे कि किस तरह टेम्परेचर का इफेक्ट रेसिस्टेंस पे पड़ता है, कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस पे पड़ता है, ठीक है, अल्फ़ा पे पड़ता है। ये सब हम लोगों ने देख चुका था, ठीक है। और वहाँ से हम लोग निकाले थे कि अगर अल्फ़ा इक्विवेलेंट 0 आ जाता है, इसका मतलब कि जो टेम्परेचर रेसिस्टेंस होगा वो क्या हो जाएगा, इंडिपेंडेंट टेम्परेचर हो जाएगा, ठीक है। और हम लोग डिफरेंट कंडीशन के लिए देखे थे कि जब सीरीज में होगा तो क्या होगा, पैरेलल में होगा तो क्या होगा, किस तरह अल्फा इक्विवेलेंट 0 होता है, ठीक है। तो हम लोग एक क्वेश्चन करने वाले थे कि उस पर बेस्ट एक क्वेश्चन करते हैं। ऑलरेडी हम लोग निकाल चुके हैं कि सीरीज में अगर कनेक्टेड होगा तो α1 ρ1 प्लस α2 ρ2 मस्ट बी इक्वल टू 0। अगर यह कंडीशन सेटिस्फाई किया तो क्या होगा, जो रेसिस्टेंस होगा इंडिपेंडेंट ऑफ क्या हो जाएगा, टेम्परेचर हो जाएगा। हम क्यों चाहते हैं कि हम लोग का जो रेसिस्टेंस हो इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर हो, ठीक है, इसलिए कि ताकि हर मौसम में टेम्परेचर क्या होता है, अलग अलग होता है। अगर हर मौसम में टेम्परेचर अलग अलग होगा तो क्या होगा, रेसिस्टेंस भी टेम्परेचर के इफेक्ट से वैरी करेगा, मतलब डिवाइस का क्या होगा, बिहेवियर चेंज होगा। तो हम यह चाहते हैं कि डिवाइस का बिहेवियर हर मौसम में सेम रहे। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, टेम्परेचर को क्या करना पड़ेगा, रेसिस्टेंस को इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर बनाना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो एक क्वेश्चन है, ठीक है, आई होप सबको दिख रहा होगा ये क्वेश्चन, ठीक है, देखते हैं। ठीक, एक क्वेश्चन है कि एक रॉड है, ठीक है, L1 और L2, ठीक, यह दो तरह के मटेरियल से बना हुआ है। इधर ρ1 α1 है, इधर का मटेरियल ρ2 α2 है, ठीक है। क्रॉस सेक्शन एरिया A है, इसका भी क्रॉस सेक्शन एरिया A है। क्या निकालना है, फाइंड द रिलेशन बिटवीन ρ1 α1 ρ2 α2 सच दैट रेसिस्टेंस ऑफ कॉम्बिनेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। किस पे हो जाए, इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर हो जाए, ठीक है। ध्यान रखिए किस पे, इंडिपेंडेंट। और कॉम्बिनेशन किस तरह का, सीरीज कॉम्बिनेशन। तो ऑलरेडी हम लोग ये पढ़ चुके हैं कि सीरीज में आएगा तो हम लोग अल्फा इक्विवेलेंट कितना आता है, ये आता है, ठीक। और इसी को हम लोग प्रूफ करते हैं, ठीक है। अब देखो कैसे, हम लोग जानते हैं कि जब अगर सीरीज कॉम्बिनेशन होगा तो मतलब कि जो इनिशियल आर इक्विवेलेंट था, इनिशियल वही टेम्परेचर बढ़ने के बाद आर इक्विवेलेंट फाइनल भी होगा, ठीक है। तो इनिशियली क्या होगा, देखो इसका रेसिस्टेंस ρ1 L/A प्लस ρ2 L/A। अब फाइनल क्या हो जाएगा, टेम्परेचर, कुछ टेम्परेचर बढ़ा रही है, सपोज करो ΔT टेम्परेचर बढ़ गया, ठीक, सपोज कर लो ΔT टेम्परेचर राइज कर गया, तो क्या हो जाएगा, ρ1 L/A 1 प्लस α1 ΔT प्लस ρ2 L/A 1 प्लस α2 ΔT। ये हो गया, ठीक है। टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ाने पे रॉ का वैल्यू चेंज हो जाता है, क्योंकि हम लोग रो बराबर क्या जानते हैं, किसी भी टेम्परेचर पे ρ0 1 प्लस α ΔT ये होता है, ये हम लोग को पता है, ठीक है। तो यहाँ पर रॉ चेंज होगा, L/A में लेंथ और एरिया में क्या होता था, देखे थे हम लोग इफेक्ट, बहुत नेग्लिजिबल इफेक्ट चेंज होता था, ठीक है, उसको हम लोग कंसीडर नहीं करते थे, ठीक है। अब देखो यहाँ से कुछ कैंसिल हो रहा है, L/A चारों तरफ से, दोनों तरफ से कैंसिल हो जा रहा है, L/A बचा क्या बचा, ρ1 ρ1 प्लस ρ2 इक्वल टू ρ1 1 प्लस α1 ΔT प्लस ρ2 1 प्लस α2 ΔT, यही बचा, ठीक है। अब देखो, अब फिर इसको सॉल्व करते, इसको तोड़ते हैं, ρ1 प्लस क्या हो जाएगा, ρ1 α1 ΔT प्लस ρ2 प्लस ρ2 α2 ΔT, ठीक है। और इधर क्या होगा, ρ1 प्लस ρ2। अब देखो ये ρ1 कैंसिल, ρ2 कैंसिल, तो क्या बचा, इधर 0 हो गया, इधर क्या बचा, ρ1 α1 ΔT प्लस ρ2 α2 ΔT, ठीक है। अब ΔT कॉमन ले लेते हैं, ρ1 α1 प्लस ρ2 α2, ठीक है। अब टेम्परेचर बढ़ा तो ΔT तो 0 होगा नहीं, ठीक है, मतलब ये पोर्शन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी ρ1 α1 प्लस ρ2 α2 इक्वल टू 0। दिस इज द रिक्वायर्ड कंडीशन विच आई हैव ऑलरेडी प्रूव्ड, ठीक है, इन प्रीवियस लेक्चर, ठीक है। हम लोग प्रीवियस लेक्चर में क्या किए, ये प्रूव कर चुके हैं, ठीक है। अब देखो ये ρ1 α1 प्लस ρ2 α2 कब 0 होगा, जब किसी एक का टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या हो, निगेटिव हो। तो निगेटिव किसका होता है, सेमीकंडक्टर का है, ठीक है। इसका मतलब जो मटेरियल बना होगा उसमें मेटल्स भी होगा और इंडक्टर भी होगा और सेमीकंडक्टर भी होगा, है ना, मतलब दोनों के कॉम्बिनेशन से बना होगा, तब ऐसा पॉसिबल है। और जब यह कॉम्बिनेशन, जब यह सेटिस्फाई कर देगा इक्वेशन, जब ये सेटिस्फाई करेगा, ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, इसका जो रेसिस्टेंस होगा, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर हो जाएगा, ठीक है। तो ये दीज आर द कंडीशन, रिक्वायर्ड कंडीशन, ठीक है, जो हम लोग प्रूफ कर चुके हैं, ठीक है।
ठीक है। आज हम लोग और नेक्स्ट हम लोग अब क्या देखेंगे, आज हम लोग कलर कोडिंग के बारे में देखेंगे, कलर कोडिंग रेसिस्टेंस कैसे होता है, ठीक है, कलर कोडिंग, ठीक है। कलर कोडिंग ऑफ रेसिस्टेंस, ठीक है। देखो गाइस, मार्केट में छोटा छोटा रेसिस्टेंस दिखता है, ठीक है, उस पर बहुत सारे रंग होता है, उस तरह के रेसिस्टेंस को क्यों क्या बोलते हैं, कलर कोडिंग रेसिस्टेंस, ठीक है, कलर कोडिंग। अब देखो क्या होता है, कुछ इस तरह का रहता है फिगर, ठीक है, इस पे बैंड रहता है 2 3 4, ठीक है, इस तरह बैंड रहता है, डिफरेंट डिफरेंट कलर का बैंड रहता है, इस तरह का रेसिस्टेंस मार्केट में दिखता है, ठीक है। इस तरह का रेसिस्टेंस को कलर कोडिंग कहते हैं, ठीक है। और ये डिफरेंट डिफरेंट कलर का होता है, ठीक है। ये बैंड फर्स्ट हो गया, ये सेकेंड हो गया, ये थर्ड हो गया, ये फोर्थ हो गया, ठीक है। ये 4 बैंड होता है, ठीक है, 4 बैंड, 5 बैंड, 6 बैंड, ठीक है, 6 बैंड का। 3 कलर कोडिंग मार्केट में 3 तरह का अवेलेबल होता है, 4 बैंड, 5 बैंड, 6 बैंड, ठीक है। अब ऐसा क्यों करते हैं, चूँकि बहुत छोटा होता है, देखने में क्या होता है, बहुत छोटा होता है, ठीक है, और उस पर वैल्यू लिखा नहीं जा सकता, ठीक है, इसलिए हम लोग कलर के माध्यम से इसको इंडिकेट कर देते हैं, ठीक है। और इस सब का एक एक कोडिंग होता है, ठीक है। तो जो कलर कोडिंग रेसिस्टेंस होता है वो 3 तरह का होता है, ठीक है, 4 बैंड, 5 बैंड और 6 बैंड, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, 4 बैंड, ठीक है। हम लोग के सिलेबस में क्या है, 4 बैंड इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 4 बैंड हम दर्शा दिए, 1 बैंड, 2 बैंड, 3 बैंड, 4 बैंड, ठीक है, 4 बैंड है, ठीक है। देखो फिगर भी हम दिखा देते हैं 4 बैंड कैसा होता है, ठीक है, कुछ इस तरह का 4 बैंड दिख रहा होगा इमेज, ठीक है, स्क्रीन पे 4 बैंड कलर रजिस्टर कलर कोड्स, ठीक है। तो जो फर्स्ट बैंड होता है, फर्स्ट और सेकेंड, यह दोनों बैंड डिजिट को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, डिजिट, ठीक है। सेकेंड बैंड, थर्ड बैंड मल्टीप्लायर को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, मल्टीप्लायर को। और फोर्थ बैंड टॉलरेंस को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, फोर्थ बैंड टॉलरेंस को लिखा भी है स्क्रीन पे कि फोर्थ बैंड किसको रिप्रेजेंट करे, टॉलरेंस को, ठीक है, ठीक है। ये होगा 4 बैंड कलर कोड रेसिस्टेंस, ठीक। उसी तरह 5 बैंड होता है, ठीक है, 6 बैंड होता है, ठीक है। 5 बैंड में क्या होगा, 5 बैंड, ठीक है, आई होप दिख रहा होगा सबको। 5 बैंड भी सेम ही होता है, ठीक, सिर्फ उस पर बैंड बढ़ जाता है, ठीक है, एक बैंड बढ़ जाता है, ठीक है। कुछ इस तरह का रेसिस्टेंस होता है। ये मान लो 1 बैंड हो गया, 2 बैंड हो गया, 3 बैंड हो गया, 4 बैंड हो गया, 5 बैंड हो गया, ये सब अलग अलग कलर का होता है, ठीक है। ये मान लो B1, बैंड B1, बैंड B2, बैंड B3, बैंड B4, बैंड B5, ठीक है। तो इसमें जो फर्स्ट 3 बैंड होता है यह डिजिट को रिप्रेजेंट करता है, डिजिट। फोर्थ बैंड होता है मल्टीप्लायर को, और फिफ्थ बैंड जो होता है टॉलरेंस को, ये टॉलरेंस को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। हम लोग देखेंगे कि डिजिट क्या होता है, मल्टीप्लायर क्या होता है, टॉलरेंस, ये सब का वैल्यू क्या होता है, अलग अलग कलर के लिए सबका वैल्यू क्या होता है, अलग अलग होता है, ठीक है। उसी तरह 6 बैंड होता है, 6 बैंड रेसिस्टर, ठीक है, इसको रेज करते हैं, ठीक है, 6 बैंड रेसिस्टर, 6 बैंड, ठीक, सेम होता है, कोई रेसिस्टेंस में कोई चेंज नहीं होता, सिर्फ उस पर जो कलरिंग होता है, वो बैंड जो होता है कलर का वो 6 हो जाता है, ठीक है, कितना हो जाता है, 6 हो जाता है, ठीक है। 1 बैंड, 2 बैंड, 3 बैंड, 4 बैंड, 5 बैंड, 6 बैंड, ठीक है। इसमें भी देखो बैंड 1, बैंड 2, बैंड 3, बैंड 4, बैंड 5, बैंड 6। बैंड करने का मतलब कलर का एक बैंड होता है, ठीक है, चौड़ा सा स्ट्रिप दिख रहा होगा, फिगर में दिख रहा होगा, रेड, ग्रीन, वायलेट, ठीक है, अलग अलग कलर का दिख रहा होगा, ठीक है, सिल्वर कलर, ठीक है, तो उसको बैंड बोलते हैं, ठीक है। अब वो सब बैंड एक नंबर को डिनोट करता है, ठीक है। तो जिस तरह 5 बैंड में फर्स्ट 3 बैंड डिजिट को रिप्रेजेंट करेगा,
फोर्थ बैंड मल्टीप्लायर को, फिफ्थ बैंड टॉलरेंस को, ठीक। उसी तरह इसमें भी क्या होगा, फर्स्ट 3 बैंड डिजिट को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है, डिजिट को, फोर्थ बैंड मल्टीप्लायर को, फिफ्थ बैंड अल्फा को, टेम्परेचर कोफिशिएंट को, ठीक, अल्फा को रिप्रेजेंट करता है, और सिक्स्थ बैंड टॉलरेंस को, ठीक है, सिक्स बैंड टॉलरेंस को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। आई होप ये बैंड वाला कंसेप्ट समझ में आ गया। अब देखते हैं इसका वैल्यू क्या क्या होता है, ठीक है, एक वैल्यू देख लेते हैं, ठीक है। हम लोग के जो कोर्स में है 4 बैंड का है, ठीक है, हम लोग के कोर्स में क्या है 4 बैंड का है, ठीक है, इरेज करते हैं, ठीक। हम लोग कोर्स में क्या है 4 बैंड का है, ठीक है। अब देखते हैं 4 बैंड में कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ठीक है, अगर 4 बैंड हो, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्या हम लोग के सिलेबस में क्या 4 बैंड, ओनली 4 बैंड वाला जितना भी होगा, जो 4 बैंड होगा, वैसे तो अब सबके बारे में पता चल गया, ठीक। 5 बैंड में भी होगा तो भी कैलकुलेट कर लेंगे, 6 बैंड में भी होगा तो भी कैलकुलेट कर लेंगे, बट इन आवर सिलेबस ओनली 4 बैंड इज कंसर्न, ठीक है, 4 बैंड ही है केवल, ठीक है। अब देखो 4 बैंड में क्या था, 4 कलर का बैंड था, ठीक है, एक बैंड ये, एक बैंड ये, एक बैंड ये, एक बैंड ये, B1 B2 B3 B4, इसमें से फर्स्ट 2 क्या रिप्रेजेंट करा था, डिजिट, थर्ड क्या रिप्रेजेंट करा था, मल्टीप्लायर, फोर्थ क्या करा था, टॉलरेंस, ठीक है। अब देखो एक टेबल बनाते हैं, ठीक है, कि हर अलग अलग वैल्यू के लिए क्या क्या होता है, ठीक है। तो याद रखना है BB रोए ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज़ वेरी गुड वाइफ, ठीक है। यहाँ पे B से ब्लैक, सेकेंड B से ब्राउन, थर्ड B से ब्लू, ठीक है। अब देखो यहाँ पे G भी 2 आ गया, ठीक। तो फर्स्ट G ग्रीन के लिए, ठीक है, सेकेंड G ग्रे के लिए, ठीक है। क्या याद रखना है, BB रोए ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज़ वेरी गुड वाइफ, ये स्टेटमेंट याद रखना है, ठीक है। अब देखते हैं कलर, टेबल बनाते हैं, टेबल, ठीक है, टेबल, कलर, डिजिट, मल्टीप्लायर, टॉलरेंस, ठीक है, आई होप दिख रहा होगा, टॉलरेंस, ठीक है। अब सबसे पहला है बी रोए ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज़ वेरी गुड वाइफ, और नीचे होता है गोल्ड, सिल्वर, ठीक है, एक होता है नो कलर, ठीक है, नो कलर, ठीक, गोल्ड, सिल्वर और नो कलर। B से ब्लैक, ठीक, सेकेंड B से ब्राउन, थर्ड R से रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रे, वाइट, गोल्ड, सिल्वर और लास्ट होता है नो कलर, ठीक है, लास्ट में होता है नो कलर, ठीक है। अब देखो डिजिट में लिखेंगे, जब भी ब्लैक होगा तो ब्लैक के लिए 0 यूज करेंगे, ब्राउन के लिए 1, रेड के लिए 2, ऑरेंज के लिए 3, येलो के लिए 4, ग्रीन के लिए 5, ब्लू के लिए 6, वायलेट के लिए 7, ग्रे के लिए 8, वाइट के लिए 9। इन दोनों के लिए कोई यूज नहीं करते हैं, गोल्ड, सिल्वर और नो कलर के लिए कोई यूज नहीं करते, ठीक है। मल्टीप्लायर में, इसमें जब भी मल्टीप्लायर होगा तो 10 to the power 0 से, इसमें 10 to the power 1 से, इसमें 10 to the power 2 से,
10⁻³ से, 10⁻⁴ से, 10⁻⁵ से, 10⁻⁶ से, 10⁻�7 से, 10⁻⁸ से, 10⁻⁹ से, ठीक। और इन दोनों में होता है, गोल्ड में हो जाता है, गोल्ड में 10⁻⁻1 और इसमें 10⁻⁻2, ठीक है, 10⁻⁻1 10⁻⁻2। टॉलरेंस में होता है, गोल्ड में होता है ±5%, इसमें होता है ±10% और नो कलर में ±20%, ठीक है गाइस, ये होता है, ठीक है। ये टेबल याद रखना है, ठीक। ये टेबल अगर पता रहेगा तो हम लोग इजीली रेसिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। हम डिस्प्ले कर देते हैं, टेबल लिखा हुआ भी, ठीक है, ठीक है, टेबल दिख रहा होगा, ठीक। उसमें 2 रेसिस्टर वैल्यू दिया हुआ, ठीक है, ठीक है। उस टेबल को नोट कर लीजिए, ठीक है। और इसको रिमेंबर रखना, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड एज वेल एज नीट, ठीक है। बोर्ड और नीट दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अभी क्वेश्चन देखते हैं, ठीक, क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं, ठीक, क्वेश्चन देखते हैं, ठीक। ये क्वेश्चन सपोज कर लो क्वेश्चन है, ठीक, ठीक। फर्स्ट रेड हो गया, सेकंड ग्रीन हो गया, थर्ड वायलेट हो गया, फोर्थ नो कलर, नो कोई कलर नहीं रहेगा, फोर्थ में कोई कलर नहीं होगा। तो ध्यान है, जब भी नो कलर होगा तो मल्टीप्लायर में 10⁻³ हो जाता है, कुछ नहीं होता है, सॉरी कुछ नहीं होता है। टॉलरेंस में ±20%, नो कलर में ±20% का टॉलरेंस होता है, ठीक है, ±20% का टॉलरेंस होता है। अब देखो, जब भी 4 बैंड का रेसिस्टेंस होगा तो इसका जो आर रेसिस्टेंस आएगा वो आएगा कुछ AB × 10⁻⁶ ± समथिंग T टॉलरेंस, ठीक है। कुछ इस तरह का रेसिस्टेंस आएगा, इस फॉर्मेट में आएगा, ठीक है। AB क्या है, दोनों डिजिट है, तो फर्स्ट और सेकंड क्या रिप्रेजेंट कर रहा होता है, डिजिट। ये दोनों क्या रिप्रेजेंट कर रहा होता है, डिजिट, ठीक है, डिजिट। अब देखो फर्स्ट रेड है तो रेड का डिजिट क्या है, 2, तो यहाँ 2 लिख देंगे। सेकंड ग्रीन है तो ग्रीन का डिजिट क्या है, 5 लिख देंगे। उसके बाद इन 2। थर्ड क्या है, वायलेट, वायलेट थर्ड क्या रिप्रेजेंट करता है, मल्टीप्लायर, वायलेट, वायलेट का मल्टीप्लायर 10⁻⁷ ± टॉलरेंस, नो कलर का टॉलरेंस 20%, इतना ओम रेसिस्टेंस हो गया, ठीक है। तो ये सिंपल है, ठीक, कि अगर हम लोग कलर कोडिंग गिवन है तो सिंपली हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं रेसिस्टेंस को, ठीक है। तो इस तरह हम लोग कलर कोडिंग को, किसी भी न्यूमेरिकल को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। बस ये टेबल याद रखना, ठीक है। इससे क्वेश्चन जो भी आता है बहुत ही ईजी क्वेश्चन आता है, ठीक है। अब जैसे ये सपोज करो सेकंड क्वेश्चन क्या होता है, ये डिजिट दे दिया जाएगा और तुमसे पूछा जाएगा तो 2 के कॉरस्पॉन्डिंग क्या है, रेड है, 5 के कॉरस्पॉन्डिंग क्या है, ग्रीन है, 10⁻⁷ के कॉरस्पॉन्डिंग क्या है, वायलेट है, ±20% के कॉरस्पॉन्डिंग क्या है, नो कलर, ठीक है। तो इस तरह हम लोग वैल्यू भी दे देगा और कलर पूछ लेगा, ठीक है। तो इस तरह हम लोग न्यूमेरिकल को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। ये वेरी इजी कंसेप्ट, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, कुछ सर्किट, नेक्स्ट टॉपिक था हम लोग का सर्किट थ्योरी, जिसमें हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व KCL KVL सीखते हैं, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, किरचॉफ्स करंट लॉ, ठीक है। तो उसको पढ़ने के लिए सबसे पहले किरचॉफ्स का लॉ देख लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या देखते हैं, किरचॉफ्स लॉ, ठीक है। किरचॉफ्स लॉ, किरचॉफ्स लॉ, ठीक है। किरचॉफ साइंटिस्ट का नाम था, ठीक है। इन्होंने 2 लॉ दिया, ठीक है। एक को बोला गया KCL और एक को बोला गया KVL, KCL और KVL। KCL मतलब किरचॉफ्स करंट लॉ, इसको जंक्शन लॉ भी बोलते हैं, जंक्शन लॉ, और इसको लूप लॉ, ठीक है। तो एक एक करके हम लोग पढ़ते हैं कि ये जंक्शन लॉ क्या है, लूप लॉ क्या है, ठीक है। जंक्शन कहने का मतलब क्या हो कि एक पॉइंट से जहाँ से बहुत सारा ब्रांच निकलता हो, मतलब एक से ज़्यादा ब्रांच निकलता हो, करंट कहीं इधर आता हो कहीं इधर जाता हो, ठीक है। तो यह जो पॉइंट कहलाएगा क्या कहलाएगा, जंक्शन कहलाएगा, ठीक है, या नोड कहेंगे, ठीक है। इसको जंक्शन बोलेंगे या नोड कहेंगे, ठीक है, याद होना चाहिए, ठीक है। क्या बोलेंगे, या तो जंक्शन बोलेंगे या तो नोड बोलेंगे, ठीक है। जंक्शन क्या होता है, जनरल भाषा में हम लोग बोलेंगे जंक्शन कहाँ होता है, उस पॉइंट को बोलते हैं, जनरली रेलवे में हम लोग जंक्शन का यूज करते हैं, पटना जंक्शन हो गया, ठीक। तो वहाँ से बहुत सारे डायरेक्शन में क्या हो,
अलग अलग पटरी गया होता है, यानी अलग अलग ब्रांच होता है, तो उस पॉइंट क्या कहलाता है, जंक्शन कहलाता है। वैसे ही यहाँ पे भी वैसा पॉइंट जहाँ से अलग अलग डायरेक्शन में करंट गया हो, ठीक है, तो वो पॉइंट क्या कहलाएगा, जंक्शन कहलाएगा। ठीक है, ठीक। अब देखते हैं एक एक करके एक लॉ। ठीक है, पहला हो गया किरचॉफ्स लॉ। फर्स्ट देखते हैं किरचॉफ्स लॉ। ठीक, किरचॉफ्स लॉ पहला KCL। यह क्या स्टेटमेंट है, इन एनी नेटवर्क या इन एनी सर्किट द algebraic sum of current at any node at any junction at any time इज जीरो। ठीक है, क्या होता है, जीरो होता है। क्या बोल रहा है, अल्जेब्रिक सम खा रहा है। ठीक है, इन एनी सर्किट द अल्जेब्रिक सम ऑफ करंट एट एनी जंक्शन, किसी भी जंक्शन पे किसी भी समय जो करंट का अल्जेब्रिक सम होता है जीरो। अल्जेब्रिक सम का कहने का मतलब है करंट का जो लेना है साइन के साथ लेना है। साइन क्या पॉजिटिव है नेगेटिव, वो हम बताते हैं कैसे हम लोग पॉजिटिव लेंगे और कैसे निगेटिव लेंगे। ठीक है, अब देखो, यानी कि इसको मैथमेटिकली क्या लिख सकते हैं, डेट इज समेशन आई बराबर क्या होगा, जीरो। ठीक है, समेशन आई बराबर क्या होगा, जीरो। ठीक, लिखिए। ठीक है, देखो सपोज कर लो ठीक, सपोज कर लेते हैं कि यह एक जंक्शन है। ठीक है, यह एक जंक्शन है, यहाँ से बहुत सारा ब्रांच आया हुआ है। ठीक है, कुछ इस तरह ब्रांच है। I1 करंट आ रहा है, I2 करंट जा रहा है, I3 करंट भी आ रहा है, I4 जा रहा है, I5 इंटर कर। ठीक है, मान लो ऐसा होता। ठीक है, यह पॉइंट क्या कहलाएगा, यह पॉइंट जंक्शन कहलाएगा। ठीक, तो इस जंक्शन पे अगर हम लोग KCL लगाना चाहें तो अब देखो अलजेब्रिक सम है तो दो डायरेक्शन एज्यूम करते हैं। क्या बोलते हैं, पहला डायरेक्शन करंट एंटरिंग एट नोड, करंट एंटरिंग द जंक्शन, इसको क्या लेना है, पॉजिटिव। मतलब जो आ रहा है ये जंक्शन की तरफ आ रहा है, दिस इज जंक्शन की तरफ आ रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, आई पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक, करंट लिविंग द जंक्शन, करंट लिविंग द जंक्शन क्या लेना है, नेगेटिव। ठीक है, क्या लेना है, नेगेटिव लेना है। ठीक है, आई होप दिख रहा होगा। ठीक, इसका मतलब I1 क्या होगा, पॉजिटिव, I4 क्या हो जाएगा, नेगेटिव। ठीक है, मतलब ये जोड़ छोड़ रहा है तो नेगेटिव। अब देखो, अब लिखते हैं इस जंक्शन पे KCL लगाते हैं। ठीक, तो सबका सम I1 क्या है, पॉजिटिव प्लस I1, I2 क्या है, छोड़ रहा है मतलब माइनस I2, I3 क्या है, आ रहा है जंक्शन के पास आ रहा है प्लस I3, I4 क्या है, जा रहा है माइनस I4, I5 क्या है, आ रहा है यानी प्लस I5, और सबका सम क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया जंक्शन लॉ। ठीक, कि सबका सम क्या होना चाहिए, जीरो। अब देखो इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक, सबको एक तरफ करते हैं, पॉजिटिव वाले को नेगेटिव वाले को एक तरफ करते हैं। ठीक, तो यहाँ से देखो क्या हो जाएगा, I1 I3 I5, I1 प्लस I3 प्लस I5 इक्वल टू I2 प्लस I4। ठीक, और यह देखो यह क्या है, I1 I3 I5, यह करंट इंटर कर रहा है, और यह क्या है, I2 और I4, ये करंट क्या कर रहा है, लीव कर रहा है। इसका मतलब सम ऑफ दिस इज सिग्मा, यानी इसको सम बोलते हैं, सम ऑफ करंट इंटरिंग, करंट एंटरिंग इज इक्वल टू सम ऑफ करंट लिविंग, करंट द जंक्शन, किसी भी जंक्शन के लिए जो सम ऑफ करंट जितना इंटर करेगा उतना लीव करेगा। ठीक है, ये हो गया। अब देखो इसको एक और लिख सकते हैं, करंट का क्या होता है, Q/T होता है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, Q1/T प्लस इसको क्या लिख सकते हैं, Q3/T प्लस इसको क्या लिख सकते हैं, Q5/T
इक्वल टू इसको क्या लिख सकते हैं Q2/T प्लस इसको क्या लिख सकते हैं Q4/T। टी से सारा जगह कैंसिल क्या हो गया, कैंसिल हो गया। यानी यहाँ से क्या आएगा Q1 प्लस Q3 प्लस Q5 इक्वल टू Q2 प्लस Q4 आ गया, ठीक है। और यह देखो यह क्या है, चार्ज कितना चार्ज इंटर कर रहा है और चार्ज लीव कर, यानी सम ऑफ क्या बोल सकते हैं, सम ऑफ चार्ज इंटरिंग, सॉरी ये समेशन का साइन दे दिए, तो चार्ज इंटरिंग इक्वल टू समेशन चार्ज लीविंग, ठीक। मतलब जितना चार्ज इंटर कर रहा है उतना चार्ज लीव कर रहा है, छोड़ रहा है जंक्शन को, इसका मतलब चार्ज इज कंजर्व, चार्ज क्या हो गया, चार्ज इज कंजर्व्ड, चार्ज क्या हो, कंजर्व हो गया। यानी इससे एक बात का पता चलता है कि जो किरचॉफ्स करंट लॉ केसीएल है किस पे बेस्ड है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे बेस्ड है, ठीक है। किस पे बेस्ड है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। ठीक, तो क्या नोट पॉइंट में क्या लिखेंगे कि केसीएल जो है किस पे बेस्ड है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे, यानी केसीएल बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। क्या नोट पॉइंट में लिखेंगे, केसीएल बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। किस पे बेस्ड है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे बेस्ड है, ठीक है गाइस। ठीक, ठीक है गाइस, तो यहाँ तक तो समझ गया है कि केसीएल क्या था, ठीक। नोड पे लगाते हैं, ठीक। क्या क्या होता है केसीएल में, जितना करंट नोड पे आता है उतना ही नोड से जाता है, यानी करंट एंटरिंग इक्वल टू करंट लीविंग द जंक्शन, ठीक है। या नोड बोल सकते हैं, ठीक। या इसको और बोल सकते हैं कि जितना चार्ज आ रहा है उतना ही चार्ज जा रहा है, मतलब टोटल चार्ज जो होगा कंजर्व होगा, ठीक है। इसका मतलब किस पे बेस्ड है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे, ठीक है। अब देखते हैं छोटा छोटा न्यूमेरिकल देखते हैं, ठीक है। इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, सिंपल सा न्यूमेरिकल करते हैं। कैलकुलेट करना है कि आई कितना होगा, ठीक है। अब देखो गाइस आई कैसे पता चलेगा, ठीक। अब कहाँ कहाँ नोड है, सबसे पहले जब भी केसीएल इस तरह का क्वेश्चन दिख जाए करंट वाला, ठीक, तो हम लोग क्या लगाएंगे, केसीएल लगाएंगे। केसीएल में हम लोग क्या करते हैं, नोड चेक करते हैं कि नोड कहाँ कहाँ है, ठीक है। तो सबसे पहला काम होना चाहिए नोड को ढूंढना, ठीक। पता कैसे चलेगा कि नोड कहाँ कहाँ है, तो नोड वहाँ होगा जहाँ से डिफरेंट डायरेक्शन में निकलता हो, ठीक है, या जंक्शन जिसको बोलते हैं, वहाँ होगा जहाँ से डिफरेंट ब्रांच निकलता हो, ठीक, ठीक है। अब देखो तो एक नोड यहाँ पर पता चला, ठीक। चलो इसका नाम देते हैं ए, इसका नाम देते हैं बी और इसका नाम देते हैं सी, ठीक। तो अब नोड 1 पे लगाते हैं एट ए पे लगाते हैं केसीएल एट ए, ठीक। किस पे लगाते हैं, ए पे लगाते हैं। तो देखो तो यह दोनों करंट आ रहा है, मान लो यहाँ से कुछ करंट होगा, ठीक। ठीक, हमको पता नहीं है कि डायरेक्शन वायरेक्शन, क्योंकि यहाँ पर साइन दे दिया है, तो ठीक है हम मान लेते हैं, ठीक है। तो इधर से यह दोनों करंट आ रहा है, मान लो इधर से आई ए करंट था, ठीक, आई ए करंट था, तो यह दोनों आ रहा है एंड 2 + 2 और यह अकेला जा रहा है यानी इक्वल टू आई ए, यानी यहाँ से क्या पता चला, आई ए बराबर क्या हो गया 4 एम्पियर, ठीक। मतलब यहाँ से कितना करंट जाएगा, 4 एम्पियर जाएगा, ठीक है। अब नोड बी पे लगाओ, एट नोड बी केसीएल एट बी, ठीक है। बी पे लगाओ, देखो 4 एम्पियर आ रहा है, ठीक, और 1 एम्पियर जा रहा है, ठीक है। इसमें कैसे भी मान लो, ठीक है। मान लो यहाँ से आई बी जा रहा है, ठीक, हम सपोज कर लो इधर मान लीजिए, ठीक है। वो पॉजिटिव निगेटिव बता देगा डायरेक्शन, अगर निगेटिव है तो मतलब उल्टा, ठीक है। ये ऐसे आई बी जा रहा है, ठीक। तो देखो आने वाला एक है, ये क्या है 4 एम्पियर है, केवल 4 है, और जाने वाला कितना है, एक 1 एम्पियर प्लस एक आई बी है, यानी 1 + आई बी। यहाँ से क्या पता चला, आई बी बराबर कितना आ गया 3 एम्पियर आ गया, ठीक। यानी यहाँ ये कितना करंट आ रहा है 3 एम्पियर।
अब देखो यहाँ से एट सी पे लगा दो, KCL एट सी पे लगा दो। सी पे लगाएंगे तो क्या होगा, देखो यह आ रहा है, केवल अकेला आ रहा है यानी 3, और जाने वाला कितना है 1.3 प्लस आई। यहाँ से आई बराबर कितना आ गया 3 माइनस 1.3 कितना आ जाएगा 1.7 एम्पियर। ठीक है, तो यानी आई कितना आ गया 1.7 एम्पियर। ठीक है, तो इस तरह किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, हड़बड़ाएंगे नहीं, ठीक है, समझेंगे। ठीक है, KCL लगाएंगे, ठीक है, लिख लेंगे। ठीक है, हर एक चीज़ को लिखेंगे। ठीक, अब सॉल्व करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई होप ये क्वेश्चन हो गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, दो एम्पियर, 5 एम्पियर, 4 एम्पियर, 9 एम्पियर। आई कैलकुलेट करना है 3 एम्पियर, 4 एम्पियर। हम लोग को ये आई कैलकुलेट करना है। ठीक है, कुछ इस तरह से। ठीक है, हम देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक, सबसे पहला स्टेप क्या है, नोड ढूंढेंगे कि नोड कहाँ कहाँ है। ठीक है, नोड पता करेंगे। ठीक, तो नोड वहाँ होगा जहाँ से डिफरेंट ब्रांच क्या हो, अलग अलग में, जैसे ये नोड हो गया, ये नोड हो गया, ये नोड हो गया। ठीक है, ये सब क्या है, नोड है। ठीक, अब देखो, अब नाम दे देंगे सारे नोड को। ठीक, सपोज कर लो ये नोड ए, ये नोड बी, ये नोड सी। ठीक, अब देखो लगाओ एट नोड ए, एट ए, KCL एट ए। किस पे लगेंगे, ए पे लगेंगे। तो ये देखो 2 एम्पियर आ रहा है, ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है। इधर से मान लो आइए करंट गया, तो ये सारा आ रहा है यानी 2 + 4 + 5, और जाने वाला सिर्फ आइए है, आइए। यहाँ से क्या पता चला, आइए बराबर कितना हो गया 11 एम्पियर, 11 एम्पियर। ठीक, आइए कितना हो गया 11 एम्पियर। ठीक है, अब देखो नोड बी पे एक ये है, मान लो इधर से कितना आई करंट जा रहा है, इधर से कितना 2 एम्पियर जा रहा है। हमको इधर से पता चल गया कि ये 11 एम्पियर है, तो इधर से मान लो आई भी है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एट बी पे लगाएंगे, एट बी, KCL एट बी। ठीक, तो आने वाला कितना है, एक ये है। ठीक, वनली ये, तो 11 इक्वल टू जाने वाला कितना है, ये भी बाहर की तरफ जा रहा है आई, प्लस आई बी भी जा रहा है, आई बी, और ये भी 2 एम्पियर भी बाहर की तरफ जा रहा है, +2। ठीक, तो यहाँ पर 2 वेरिएबल्स हो गया, आई और आई बी। ठीक है, तो यहाँ से क्या पता चला, आई प्लस आई बी इक्वल टू 9। इसको घटा देंगे तो 9, इसको इक्वेशन 1 ले लेंगे। ठीक, अब एट सी पे लगाते हैं, KCL एट सी। यहाँ पर देखो आई बी इंटर कर रहा है, आई बी इंटर कर रहा है, और जा रहा है कितना 4 + 3, 4 + 3, तो आई बी कितना हो गया 7 एम्पियर। ठीक है, अब जैसे ही आई बी पता चल गया, पुट कर देंगे इक्वेशन 1 में, पुट इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1। तो क्या पता चला, आई प्लस आई बी इक्वल टू 9 था, यानी आई प्लस 7 इक्वल टू 9। आई बराबर कितना हो गया 9 - 7, 2 एम्पियर। ठीक है, तो सिंपली किसी क्वेश्चन में बेसिक सा इक्वेशन लिखेंगे। ठीक, KCL लगाएंगे। ठीक है, ध्यान रखना है, ठीक, पॉजिटिव नेगेटिव का ध्यान रखना है। अगर जा रहा होगा, ठीक है, मतलब जंक्शन के पास तरफ आ रहा होगा तो पॉजिटिव लेना है, जंक्शन को छोड़ रहा होगा तो नेगेटिव लेना है। ठीक, उससे भी इजी क्या है कि सब जो इंटर कर रहा होगा जंक्शन की तरफ आ रहा है सबको एक तरफ रखना है, और जो लीव कर रहा होगा उसको दूसरी तरफ रखना है। ठीक है, और इक्वेट कर देंगे। ठीक है गाइस, तो इस तरह हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक, एक 2 और क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, बेसिक सा क्वेश्चन। ठीक है,
12 एम्पियर इधर से जा रहा है, 8 एम्पियर इधर से जा रहा है, ठीक है। इधर से I1 बताना है, I1 क्या होगा, ठीक। इधर ये भी आ रहा है, इधर से 9 एम्पियर ऐसे जा रहा है, ठीक। ये I3 होगा, ठीक है। ये I2 होगा, ठीक। हम लोग को कैलकुलेट कर क्या करना, फाइंड I1 I2 एंड I3, ये सब क्या होगा, ठीक है। क्या कैलकुलेट करना है, I1 I2 एंड I3, ठीक है। क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, ठीक। सिंपल सा क्वेश्चन है, KCL लगाना है, ठीक। तो फर्स्ट स्टेप क्या होता है, नोड को पहचानना। क्या करेंगे, नोड को पहचानेंगे, ठीक है। नोड को देखेंगे, ठीक। अब देखो, एक नोड ये रहा A, एक नोड ये रहा B, एक नोड ये रहा C, एक नोड ये रहा D। तो एक एक करके देखते हैं। एट नोड 1, एट नोड A, एट ए पे देखते हैं, KCL लगा दें। ए पे ध्यान से देखो, क्या दिख रहा है कि यह करंट आ रहा है और यह जा रहा है और यह भी जा रहा है, मतलब 8 बराबर क्या लिखेंगे, 8 बराबर 12, और यहाँ जा रहा है 12 प्लस I1। यहाँ से क्या पता चला कि I1 बराबर कितना होगा, 8 माइनस 12 माइनस 4 एम्पियर, ठीक। I1 कितना आ गया, माइनस 4 एम्पियर, ठीक है, ठीक। अब देखो B पे लगाते हैं, एट बी KCL है B, KCL B पे लगाते हैं। देखो तो B के I1 आ रहा है, सिंपली लिखो I1 आ रहा है, I2 भी आ रहा है और I3 जा रहा है, मतलब ये इक्वल होगा। I1 का वैल्यू क्या है, -4 प्लस I2 इक्वल टू I3, ठीक, ठीक। अब हम लोग को दो इक्वेशन चाहिए, I2 I3, ठीक। अब क्या करेंगे, ठीक है। तो इसको इक्वेशन नंबर 1 ले लेंगे, ठीक, ठीक। देखो C पे लगाते हैं, एट C, KCL एट C पे लगाते हैं। C पे लगाते हैं तो देखो इधर से 8 एम्पियर जा रहा है, 9 एम्पियर आ रहा है और I2 जा रहा है, यानी क्या लिखेंगे, 9 आ रहा है, 9 आ रहा है C की तरफ, और 8 एम्पियर इधर जा रहा है और I2 इधर जा रहा है, यानी 8 प्लस I2। यहाँ से क्या आ गया, I2 बराबर क्या आ गया, 9 माइनस 8 1 एम्पियर। I2 पता चल गया, ठीक। I2 पता चल गया तो अब दूसरा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट इसको इसमें पुट कर देंगे 1 में, तो -4 प्लस I2 इक्वल टू I3। तो I2 कितना है, -4 प्लस 1 इक्वल टू I3, यानी I3 कितना आ गया, -3 एम्पियर। कितना आ गया, -3 एम्पियर, ठीक है। I3 कितना आ गया, -3 एम्पियर, ठीक है। साइन -3 एम्पियर क्या बता रहा है, नेगेटिव साइन क्या बता रहा है कि यह करंट एक्चुअल में ऐसे नहीं फ्लो करके ऊपर की तरफ फ्लो करेगा, ठीक है। तो हम लोग अगर डायरेक्शन गिवन होगा तो एज जो आंसर आएगा वही लिखेंगे, ठीक। अगर डायरेक्शन गिवन नहीं होगा, डायरेक्शन पूछ रहा होगा तो नेगेटिव है, मतलब हम लोग ऐसे कर देंगे, ठीक है। सो गाइज आई होप KCL समझ में आया होगा, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके आगे का पोर्शन जो KVL होगा उसको पढ़ेंगे और बेसिक न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।